हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कभी भी हमें किसी क्रॉप को ग्रो करना होता है, अगर हमें प्लांट ग्रो करना है, क्रॉप ग्रो करना है, तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो all the activity which are involved in cultivation of crop from sowing to harvest, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से हम सोन करने से जब प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है हार्वेस्ट करने तक के प्रोसेस को आज हम सीखने वाले हैं। इसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल को टिल कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से हमने सॉइल को टिलिंग कर दिया, फिर उसमें हम बीज डाल रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, फिर उसको अच्छे से पानी दे रहे हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है, उसको हार्वेस्ट कर लेना। और हार्वेस्ट करने के बाद भी हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो तो हम नॉर्मली अपने घरों में कर लेते हैं, लेकिन एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, एक क्रॉप बोला है बट एक क्रॉप नहीं, वो बहुत सारे प्लांट्स जब मिलते हैं तब जाके क्रॉप का फॉर्मेशन होता है, तब जाके क्रॉप बनता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो आज हम जानेंगे। क्लियर? सो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, क्योंकि सॉइल में ही तो हम प्लांट ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेज फॉर कल्टीवेटिंग एनी क्रॉप प्लांट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स होंगे सॉइल को प्रिपेयर करने के, प्लाइंग एंड डिगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहला है प्लाइंग एंड डिगिंग, यानी कि सॉइल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा। क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग, एंड दिस इज डन बाय यूजिंग अ वुडन और द आयरन प्लाउ। तो जब हमें सॉइल को टिलिंग करना होता है, उसको सॉफ्ट करना होता है, लूज करना होता है, तो हम प्लाउ की हेल्प करते हैं, चाहे वो वुडन प्लाउ हो चाहे वो आयरन प्लाउ हो। अब उसके बाद क्या किया हमने, टिलिंग कर दी। टिलिंग के बाद क्या करना होता है, हम उसको लेबल करना होता है। तो सेकंड मेथड क्या है इसका, लेबलिंग। नाउ soil if plowed in dry season break into a big mud pieces called crumbs, वो crumbs बन जाते हैं। तो it is necessary to break these crumbs। ठीक है, वो जो बड़े बड़े से पत्थर बन जाते हैं उन पत्थरों को तोड़ना इंपॉर्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, एंड द फील्ड इज लेबल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फिर हमने सेकेंड प्रोसेस क्या किया, सबसे पहले हमने सॉइल को लूज किया, उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्रम्स आ गए हैं, तो लेबलिंग की हेल्प से हमने सबसे पहले उसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। अब सॉइल हमारा थोड़ा रेडी है, उसमें हम क्या डालेंगे, मैन्योर डालेंगे। ठीक है, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जब हम मैन्योर डालते हैं तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना। जो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन जो सॉइल को मिलना चाहिए वो अब उसको मिल जाएगा। नाउ मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग, एंड मैन्योर इज यूजुअली एडेड टू द सॉइल बोथ बिफोर एंड आफ्टर टिलिंग। ठीक है, मैन्योर हमें दोनों टाइम डालना होता है, बिफोर एंड आफ्टर टिलिंग, ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके। एडिंग मैन्योर बिफोर टिलिंग हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद दी सॉइल। पहले देखो क्या कर दिया हमने, टिलिंग से पहले हमने मैन्योर छिड़क दिया। अब टिलिंग हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला जो मैन्योर था वो नीचे की साइड चला जाएगा, अब ऊपर मैन्योर बचा नहीं। फिर बाद में टिलिंग होने के बाद, लेवलिंग होने के बाद हम वापस से मैन्योर छिड़क देते हैं। ठीक, नाउ अब सॉइल पूरी तरीके से हो चुका है रेडी, अब बारी है सोन करने की। तो सेकंड क्या है, सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड sowing. Now अब method क्या है, method of sowing is seeds are sown in the field by any of the three method described below. सबसे पहला है broadcasting, second is seed drill and third is transplantation. तो इन तीनों की हेल्प से हम seeds को sown कर सकते हैं, पर कैसे? So seeds are sown manually by direct scattering them into the soil and this process is called broadcasting. जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है, हाथ से
एक एक सीड आप डालते जाओ, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। बहुत पुराना मेथड है। नेक्स्ट है सीड ड्रिल्स। सो द अदर मेथड इज यूज्ड a seed drills. A simple seed drills consist of an iron tube with a funnel at the top attached to the plow. प्लाव के साथ एक फनल लगा होता है कुछ इस टाइप से लॉन्ग, और ये क्या होता है, इतना ये ज़मीन में चला जाएगा और इतना गैप हो जाएगा ज़मीन में, फिर वहीं पे एक एक सीड डलता चला जाएगा। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? सीड ड्रिल्स की हेल्प से होता है। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसप्लांटेशन। सो देयर आर सर्टेन क्रॉप लाइक पैडी एंड सम वेजिटेबल्स फॉर विच सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड एंड देम द सीडलिंग are transferred from main field and this process is called transplantation. ट्रांसप्लांटेशन एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे देखो, नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड एंड देन द सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। यहाँ पे सीड्स जो है वो मेन फील्ड से ट्रांसफर किया जाता है, उसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ होता है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड। क्लियर? समझ में आया? ये हमारा सेकेंड प्रोसेस था। नाउ थर्ड क्या है? अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब सॉइल डाल दिया, सॉइल को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो जो प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सॉइल को भी चाहिए ऑफ कोर्स, ताकि वो प्लांट्स को दे सके। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? जब हम प्रोवाइड करेंगे उनको, जब हम मैन्योर देंगे, जब हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे सॉइल में, तो सॉइल किसको देगा? प्लांट्स को देगा, और प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाएगा। नाउ crop absorb various nutrients from the soil through their roots and they are required for their growth and development. The replenishment is done by adding manures and fertilizers to the soil and this process is called manuring. Soil को क्या चाहिए? Soil को चाहिए मैन्योर, क्यों? ताकि वो प्लांट्स को दे सके, उसको प्लांट्स के रूट्स को दे सके, ताकि प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सके, वो उसका खाना है। ठीक है, अगर हम सॉइल में मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सॉइल कहाँ से लेकर आएगा ये सारी चीज़ें। नाउ मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यू एंड दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। ये जो मैन्योर है, मैन्योर एक नेचुरल ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, जो एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है। क्लियर? और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। राइट? इससे क्या होता है, प्लांट्स को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इन मैन्योर के थ्रू मिल जाता है। हम अपने घरों पे भी मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम किचन वेस्ट। ठीक? मैन्योर आर दी थ्री काइंड: फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड दी ग्रीन मैन्योर। तो सबसे पहला ये क्या है हमारा? फार्म यार्ड मैन्योर। तो यहाँ पे देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंक, यूरिन, स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्ट। यानी कि बाहर की चीज़ें, चाहे एनिमल वेस्ट हो, चाहे प्लांट्स वेस्ट हो, इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है फार्म यार्ड मैन्योर। तो यहाँ से हम मैन्योर बना सकते हैं। सेकंड क्या है? कंपोस्ट। सो इट इज़ द मैन्योर ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो कंपोस्ट है वो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, सीवेज वेस्ट, एंड इट इज़ मेड बाय brine all the available organic material in pit with the alternative layer of the soil and leaving it to rot. यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो, जो भी मैंने बताया था ना कि घर पे भी बना सकते हैं, तो ये यही है कंपोस्ट, हम अपने घरों पे भी बना सकते हैं। डिफरेंट आप मटेरियल ले लो, ऑर्गेनिक मटेरियल ले लो, उनकी लेयर पे लेयर बना दो। उसको बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है, उसको बनने में समय लगता है। नाउ द ग्रीन मैन्योर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट लाइक शुगर एंड दी शन हेम। दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लाउड बैक इनटू दी सॉइल। तो ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? ग्रीन मैन्योर हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं हमें ग्रीन मैन्योर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, अब बिल्कुल सॉइल अच्छे से रेडी हो गया है, अब वो सूख ना जाए, हमें उसको मिनरल देना पड़ेगा। और मिनरल कहाँ से मिलेगा?
पानी से मिलेगा, और इसको क्या कहते हैं हम, इरिगेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज इरिगेशन? प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स. सीड्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन, उसको ग्रो करने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है. प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अगर प्लांट्स को हम पानी नहीं देते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करेगा? नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, वाटर, एयर, क्लोरोफिल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. Now, water help the plant to translocate food from one part to another part of the body, and it is also protect the crop from the frost and extremely hot air currents. इरिगेशन जो है वो पौधों को सूखने से बचाता है, ठीक है. जब बहुत तेज धूप होगी तो पौधे मुरझा ना जाए, खराब ना हो जाए, इसीलिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, राइट. इसमें क्या करता है इरिगेशन? फूड बनाने में हेल्प करता है. जब फूड बनेगा तो ही प्लांट्स इधर से उधर खाने को पहुंचा पाएंगे, है ना. Thus, water play an important role in the life of plant and right from the germination stage to the maturity stage. जब तक plants अच्छे से grow नहीं हो जाता, बिल्कुल fully हम बोल सकते हैं कि plants का लास्ट स्टेज नहीं आ जाता, तब तक हमें प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत होती है. नाउ द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन आ country are river, lake, ponds, well, tube wells, dams, canals, and water from these sources is delivered by irrigation canals by pumped using electric or diesel pumps. ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से इरिगेशन के लिए हम पानी ले सकते हैं, और ये सारी की सारी क्या है, पिक्चर्स है, ठीक. नाउ अब इरिगेशन पहले भी होती थी, इरिगेशन अब भी होती है. तो पहले के टाइम पे इरिगेशन जो होती थी और अब के टाइम पे जो इरिगेशन होती थी उसमें क्या डिफरेंस है, उन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ये सारी चीज़ें आपको आपकी NCERT की बुक में भी मिल जाएंगी. ये सारी की सारी पिक्चर्स वहीं से ली गई हैं, ठीक है. तो ट्रेडिशनल मेथड, पहले के मेथड क्या थे इरिगेशन के, एंड पहले के मेथड और अब के मेथड में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है. नाउ इन आवर कंट्री ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशंस लाइक द पुली सिस्टम, मोट, चेन पंप, लिवर सिस्टम, राहत एंड ढेकली हैव बीन in use for the centuries for lift water from water reservoir and supply it to the field for irrigations, and these method are cheaper but less efficient. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. अब यहाँ से देखो पुली की हेल्प से यहाँ से पानी निकाल रहे हो और यहीं पे गिरा रहे हो, अब यहाँ से बह के इधर चला जाएगा, ठीक है. सेम देखो यहाँ पे क्या तरीका लगा रखा है, यहाँ पे कैनाल से लगा रखा है, ये रोटेट होगा, यहाँ से पानी भरेगा, ये रोटेट होगा और इधर इधर गिर गिर के पानी फिर पहुँच जाएगा, ठीक है. ये चीप मेथड है बट ज़्यादा इफिशियंट नहीं है. सी ऑल दीज मेथड्स आर, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे बफेलो है, ऑक्स है, ये कंटिन्यूसली घूमेगा तो ये घूमेगा और यहाँ से पानी भरता जाएगा और यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, ठीक है. क्लियर. नाउ अब है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस. मॉडर्न मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं जो जनरली आजकल आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ही है, ठीक है. आपको पार्क में दिख जाएगा, स्कूल के पार्क में देख लो, अपने घर के आसपास वाले पार्क में देख लो, हर जगह मॉडर्न इरिगेशन ही हो रहा है. सो देयर आर दी 4 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस कॉमनली यूज्ड इन. सबसे पहला क्या है यहाँ पे, फुरो इरिगेशंस. इसमें क्या है, इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू दी channels of the furrow made between the 2 rows of the crop. कुछ इस तरीके से. In this method of irrigation the field is just filled with water as in the case of paddy. यानी कि बस उनको नॉर्मली पानी दिया जा रहा है, ठीक है. फिर आता है स्प्रिंकलर मेथड जो आप अपने स्कूल्स वगैरह में देखते हो, ठीक है. जो स्प्रिंकलर्स मेथड होते हैं ना, ये पानी को बचाते हैं, ये पानी को सेव करते हैं, और आपको भी पता है कि हमें पानी कितना ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हेयर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय स्प्रिंकलर, ठीक है. ये देखो स्प्रिंकल की हेल्प से एरिया डिसाइड होता है. पहले कम एरिया में पानी जाएगा, फिर धीरे 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 इनका एरिया बढ़ता चला जाएगा और ये ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं, ठीक है. नाउ फिर यहाँ पे है ड्रिप इरिगेशन.
देखो जो ड्रिप इरिगेशन है सबसे बेस्ट मेथड है, यहाँ पे सबसे कम पानी वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्लांट है तो यहीं पे पानी मिलेगा इनको, यहाँ पे प्लांट है तो यहीं पे पानी मिलेगा, जैसे ड्रिप चढ़ती है एक एक बूंद जो ग्लूकोज है वो आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स को एक एक बूंद पानी मिलता है, तो पानी का वेस्टेज यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। Now, drip irrigation is also called a trickle irrigations for micro irrigations. In this system, water fall drop by drop just at a root zone. सिर्फ roots में पानी जाते हैं और वो भी drop by drop. The system minimize the uses of water and fertilizers. यहाँ पे क्या है, ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर्स की बचत होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बह के फिर कहीं नहीं जाते, वो अभी भी प्लांट्स में ही रहते हैं। देखो हर प्लांट्स के पास है, यहाँ पे इसको पानी मिल जाएगा, यहाँ पे इसको पानी मिल जाएगा, यहाँ पे इसको पानी मिल जाएगा, अब इधर कहीं इधर उधर पानी बहते हुए हमें नहीं मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड बाय फार्म, कमर्शियल, ग्रीन हाउस एंड रेसिडेंशियल गार्डन। तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नाउ वीडिंग, अभी वीडिंग क्या है, देखो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, हमने भर भर के न्यूट्रिशन दे दिया प्लांट्स को, सारी चीज़ें दे दी, पानी दे दिया, सब कुछ कर दिया, जो हम मेन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ना उसके साथ अचानक से पता नहीं अपने आप से एक नया ही क्रॉप ग्रो हो जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, उसको हम कहते हैं वीड। क्या कहते हैं हम उसको, वीड कहते हैं। हमें उसको हटाने की ज़रूरत होती है, पर क्यों, क्योंकि हम किस प्लांट को ग्रो करें, लेट्स सपोज कि हमने वीट ग्रो किया है, उसके साथ कोई भी दूसरा अनवांटेड प्लांट्स आ गया, अब क्या करें, हम जो पानी दे रहे हैं, जो मेन्योर दे रहे हैं, हमारा प्लांट तो ले रहा है, साथ ही साथ वो वीट भी वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, यानी कि अब जो हम 100% एक प्लांट को दे रहे थे 50-50% दोनों में बढ़ जाएगा, तो हमारे प्लांट का तो नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए हमें उस वीड्स को हटाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो weeds are the unwanted plants. weeds क्या होते हैं, unwanted plants होते हैं which grow along with the main crop, जो हमारे main crop के साथ grow हो जाते हैं, and they are undesirable, ये हमारे किसी काम के नहीं है, because they compete with the main crop for nutrients, space, air, light and water etc. जो हमारे main crops होते हैं उन सब के साथ फाइट करता है, लड़ता है, क्योंकि उसको भी सारी चीज़ें चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, and reduce the crop yield, इसकी वजह से हमारे क्रॉप की जो yield है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। They also spread pest onto a crops and sometime produce poisonous substances. जो भी हमारा मेन क्रॉप्स है ये क्या कर सकता है, पॉइजनस सब्सटेंस भी रिलीज कर सकता है। नाउ विच आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिसाइड्स, सॉरी वीडिंग। यहाँ पे क्या है, वीड को रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। टाइम फॉर वीडिंग, अब हमें वीडिंग करना कब चाहिए, हमें वीड्स को रिमूव कब करना चाहिए। सो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, क्योंकि एक बार फ्लावर आ गया तो वो मल्टीपल प्लांट्स वहाँ पे वो जो वीड्स हैं उसके ग्रो हो जाएंगे, तो इससे पहले कि उसमें फ्लावर आए, उसके सीड्स आए, उसको हमें निकाल देना है, ठीक है, उसकी हमें वीडिंग कर देनी है। कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई थिंक गार्लिक है ये, है ना, गार्लिक ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ कुछ वीड्स भी आ गए हैं, तो ये क्या करें, वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हाथों से भी कर सकते हैं हम, किसी टूल की हेल्प से भी वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। नाउ सम कॉमन वीड्स, कुछ कॉमन वीड्स की बात करते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के होते हैं। सो सम कॉमन वीड्स फाउंड इन द क्रॉप आर, कौन कौन से हैं, सबसे पहला है वाइल्ड ओट्स, ठीक है, वीड्स में हमें वाइल्ड ओट्स देखने के लिए मिलता है जिसका हमें कोई काम नहीं है, ग्रास आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है हमारे पास अमरानाथ्स, फिर सिनोपोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वीड्स है, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स है, सब अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ वीडिंग, किस किस तरीके से हम वीडिंग कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मैनुअल वीडिंग, यानी कि हाथ से ही हम वीड्स को रिमूव कर देंगे। तो वीड्स में बी रिमूव्ड मैनुअली ईदर बाय द अपरूटिंग आइटम्स, अपरूटिंग देम और कटिंग देम विद द हेल्प ऑफ द टूल्स लाइक द हैंड फोर्क, खुरपी एंड हैरो।
हम हाथों से भी उसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ सिंपल टूल से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। ठीक है, पहला तो हमारा मैनुअल था कि हमने हाथों से कर लिया, फिर सिंपल हमने मशीन्स का यूज कर लिया। दूसरा क्या है, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करना। वीडीसाइड्स होता क्या है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच डिस्ट्रॉय और किल द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। यानी कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वीड्स को वहां से हटा सकते हैं, लेकिन वो क्रॉप को एज सच हार्म नहीं करेंगे। सम कॉमन वीडीसाइड्स आर, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन वीडीसाइड्स है, क्या है यहाँ पे, डेलापॉन है, ठीक है, मेटाक्लोर है, ठीक है, सिनिजाइजिन है एंड दी ब्यूटाकोर है। एंड दीज वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड इन वाटर। सबसे पहले इसको पानी में मिला दिया जाता है, फिर इनको स्प्रे किया जाता है। नाउ वीडीसाइड्स मस्ट बी यूज्ड विद द केयर एज दे पॉइजनस एंड हैव अ इफेक्ट if consumed. Farmers should cover their nose and mouth with the piece of the clothes during the sprayer. अब देखो इस तरीके से क्या करते हैं, बिल्कुल अपने आप को कवर करके वीडीसाइड्स जो मेडिसिन है, जो केमिकल है, उनको स्प्रे करते हैं। ठीक, नाउ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, फिर हम कुछ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स है वो हेल्दी रह सके। ठीक है, सो द केमिकल सब्सटेंसेज विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स एंड दीज केमिकल्स स्प्रेड बाय यूजिंग स्प्रेयर। स्प्रेयर की हेल्प से यूज करते हैं इसको, एंड केमिकल्स इज यूज टू किल द पेस्ट। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स में क्या है, डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, लाइक एग्जाम्पल्स डीडीटी, BHC एंड मालाथायोन। नाउ हार्वेस्टिंग, अब प्लांट्स पूरी तरीके से हमने प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी कर लिया, अब वो बड़े भी हो गए, अब हमें क्या करना है, उसको हार्वेस्ट करना है। हम उसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे, सो वंस द क्रॉप हैज मैच्योर इट हैज टू बी गैदर्ड। द प्रोसेस ऑफ द कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि जो हमें काम की चीजें होती है वो हम इसमें से निकाल लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्वेस्ट सीजन इज सेलिब्रेटेड विद एक्साइटमेंट। बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, ठीक है, नाब्या एंड बिहू आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये सारे के सारे क्या है, प्लांट्स जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं अच्छे फसल होने की खुशी में, ये सारे के सारे फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, ये हार्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, अब हार्वेस्ट किस तरीके से किया जाएगा ये जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रीप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द सिकल। बिल्कुल ऐसे ज़मीन से हम उसको सिकल की हेल्प से काट लेते हैं बहुत सारे। फिर अब देखो ये हमने ज़मीन से काट तो लिया, अब ये बन गया, अब इसमें से हमको ग्रेन्स को तो अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट स्टॉक्स ऑफ हे इज नोन एज थ्रेशिंग। यानी कि ये जो एक लंबी सी, हम मान सकते हैं कि मान लो एक क्रॉप है, उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, कुछ काप्स होंगे, कुछ ग्रेन्स होंगे, तो हमें उसको ऐसे पीट पीट के उनको सेपरेट करना होता है। ठीक, एंड दिस इज डन बाय spreading the harvested crops on the ground and walking over them. Animals such as the bullocks, buffaloes and the camels are also used in a large scale for this purposes. तो ह्यूमन भी उसको सेपरेट करते हैं, एनिमल्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज विनोइंग। दूसरा मेथड क्या है, विनोइंग। अब विनोइंग मेथड क्या होता है कि आप कोई भी बड़ा सा आप बर्तन ले सकते हो, उसमें आपने वो ग्रेन रख दिया, आप किसी हाइट पे चढ़ गए और फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, ग्रेन्स भी नीचे जाएंगे और जो काफ होते हैं वो भी नीचे आएंगे। काफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो हवा की हेल्प से वो उड़ जाएंगे और क्योंकि ग्रेन हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। क्लियर, समझ आ गया, देखो पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा। फिर अब सब कुछ हो गया, अब हमने इतने सारे क्रॉप्स ग्रो कर लिए, अब हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। अब डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए हमें डिफरेंट स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, एक ही स्टोरेज में हम सब चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, हम इनको एज सच 1-2 साल तक स्टोर करके नहीं रख सकते।
ठीक है। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ फूड मटेरियल, प्रिशेबल एंड नॉन प्रिशेबल। अभी होता क्या है, सो प्रिशेबल फूड मटेरियल आर दोज विच गेट स्पॉइल्ड इजीली। प्रिशेबल फूड मटेरियल वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, मिल्क, इनको लंबे टाइम तक के लिए हम नहीं रख सकते। दूसरे हैं नॉन प्रिशेबल फूड मटेरियल। सो नॉन प्रिशेबल फूड मटेरियल आर दोज विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन व्हेन दे केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल व्हीट फ्लोर, फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस एंड शुगर। तो ये नॉन प्रिशेबल होते हैं। तो दोनों के स्टोरेज मेथड जो हैं वो अलग अलग हैं। नाउ मोड्स ऑफ स्टोरेज, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स होंगे। ड्राई स्टोरेज, ठीक है, ड्राई स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर नॉन प्रिशेबल फूड मटेरियल, यानी कि जिनको लंबे टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। फूड ग्रेन आर ड्राइड इन the sun, bring down the moisture content should be below 14% of the weight to prevent attack by the pest। सबसे पहले तो उसमें से वाटर कंटेंट हमें अलग करना पड़ता है, वाटर कंटेंट कम करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 14% तक वाटर कंटेंट होना चाहिए। द ड्राइड फूड ग्रेन आर देन वेट पैक्ड एंड द किस में पैक किया जाता है, गनी बैग्स में पैक किए जाते हैं, ट्रांसफर टू द प्रॉपरली वेंटिलेटेड हॉल्स कॉल्ड गोडाउन्स और द ग्रेनियर्स। फिर द गनी बैग इन द गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट टू 62 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो क्योंकि वॉल क्या होता है, वॉल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर से उस फूड में पानी ना आ जाए, इसलिए हमें जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो गनी बैग्स में हमने क्रॉप्स रखे हैं उसको वॉल से दूर रखना पड़ता है। ठीक है, वुडन प्लेटफॉर्म अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। The godown must be kept free from the pest and spraying various pesticides from time to time, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स ना आ जाए, ठीक है, कोई भी वहाँ पे मॉइस्चर ना आ जाए किसी तरीके का। तो हर चीज़ से हमें बचाना पड़ता है क्योंकि हम इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं। Now grain silos are specially designed to cylindrical structure for bulk storage of the food grain, and these silos can store different stocks of the food grain at different level. The required food grain can be taken out from the opening provided in the silo. तो ये सारी चीज़ें क्या है, फूड को स्टोर करने के तरीके। फिर कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मीट होते हैं, तो इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, बिल्कुल ठंडी जगह पे, जहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है, -19.8 है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, माइनस में। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द प्रिशेबल फूड मटेरियल एंड दीज फूड मटेरियल हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ, सो दैट दीज आर यूजुअली स्टोर इन दी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर में इसको स्टोर किया जाता है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फूड स्टोरेज। अब हमें फूड जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका एडवांटेजेस क्या है। सो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, ऑफ कोर्स हम एक ही सारी चीज़ एक ही बार में खा नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, हमें लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है, प्लस लोगों को भी देना है, ठीक है, ताकि सबको मिल सके। तो एक ही दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उसके लिए हमको फूड को स्टोर करना ही पड़ेगा, है ना। सो इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शंस ऑफ द एंजाइम्स इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कीड़े मकोड़ों से फूड को बचाता है। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ द फूड मटेरियल। इट हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल अराउंड द ईयर। ठीक है, जो कुछ सीजन फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, अगर हमने इनको स्टोर कर लिया तो ये हमें दूसरे सीजन में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। इट मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल ईजियर एंड इट हेल्प टू मेंटेन द प्राइस इन द मार्केट। ठीक है, अगर ज़्यादा चीज़ें हम ग्रो करेंगे तो प्राइसेस भी थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा। अगर हम इतनी चीज़ें ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइस कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो होता है फिनिश। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें हमने सारी की सारी चीज़ें कवर की हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।